तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। अगर आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं यानी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, जैसे में क्या हो गया आपका BSSC, बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या BPSC या रेलवे के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग NCERT को भी ऐड किए हैं। तो यह सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी सरकारी जॉब के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लोग जो पिछले क्लास में समझे थे उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जीव द्रव्य के बारे में। उससे पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? तो कोशिका सिद्धांत के बारे में। उससे पिछले हम लोग कोशिका के बारे में, उसके सारे अध्ययन को समझे थे और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बनती थी उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में चले थे। तो अगर आप वह वीडियो को नहीं देखे हैं तो मात्र 15 से 20 या 10 मिनट का वीडियो है, वह लेक्चर है, उसको सबसे पहले आप वॉच कीजिए। उसके बाद हमारे जो कंटिन्यू क्लास है उसको देखते जाइएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जीव द्रव्य के बारे में। तो जीव द्रव्य क्या होता है, एक बार चलिए वहीं से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और समझ लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म के मतलब क्या होगा? जीव द्रव्य। क्या दोस्त? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का सबसे पहले जो खोज किया था, किसने खोज किया था दोस्त? तो वैज्ञानिक थे एक डुजार्डिन ने क्या किया था? जीव द्रव्य का खोज किया था। लेकिन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है इनका नामकरण के बारे में कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया। तो इसका नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने। कब किया था? 1838 में। कब किया था? 1838 में। किसने? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य जो होता है दोस्त, जो दो भाग से मिलकर बना होता है। कौन कौन? तो एक होता है केंद्रक द्रव्य और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य। यानी कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के दोनों के मिलने से क्या बनता है? आपका प्रोटोप्लाज्म बनता है, जीव द्रव्य बनता है। जीव द्रव्य में ही सारी कोशिकांगें पाई जाती है। जैसे में आपका क्या हो गया? लाइसोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और गोल्जी बॉडी हो गया। ये सारी जो कोशिकांग के अंदर जो होती है कोशिकांग, इसी में मौजूद होती है। तो कल के वीडियो हम लोग ये सब सभी पढ़ लिए थे। आज का क्लास हम लोग समझने वाले हैं कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन दोस्त? पहला क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या हो दोस्त? पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका। क्या होता है? कैरियोटिक कोशिका। तो इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में नेम क्या होता है? सेम होता है। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। क्या क्या? पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका। तो आज हम लोग समझने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। उसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट है उसके बारे में हम लोग सारे को डिटेल में देख लेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज का क्लास बेसिस है किस पे दोस्त? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पर। तो हम लोग चलिए समझते हैं, बोर्ड पे लिखा गया है उसके माध्यम से, और समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक दोनों का इंग्लिश और जो हिंदी होता है दोनों का नाम इसमें क्या है? सेम ही है। तो दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें इसका उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्त? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के जितने भी जीव आएंगे किस में आएंगे? तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आएंगे। किसमें? किस जगत का? तो मोनेरा जगत का। जैसे में हम लोग कितने जगत पढ़े थे? 5 जगत को पढ़े थे। जो 5 जगत का विभाजन किसने किया था? R.H. व्हिटेकर साहब ने। तो इसमें जो मोनेरा जगत है वह किसमें आता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसके आगे की जो पॉइंट है उसको हम लोग समझते हैं। प्रोकैरियोटिक जगत में कौन कौन से जीव आते हैं दोस्त? यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से जीव आते हैं, यानी कि मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं। जब मोनेरा किस में आ गया? प्रोकैरियोटिक में आ गया, तो जिसमें जो जीव आएंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल में ही अब होंगे। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। इसमें आते हैं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा, PPLO मिलते हैं। क्या क्या दोस्त? तो प्रोकैरियोटिक सेल में जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा एवं PPLO में मिलते हैं। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वह जीवाणु में मिलती है,
नील हरित शैवाल में मिलती है, माइक्रोप्लाज्मा में मिलती है और पीपीएलओ में मिलती है। इसका फुल फॉर्म, इसका हिंदी नाम क्या होता है दोस्त? प्लूरोनिमोनिया समजीवी। प्लूरोनिमोनिया समजीवी क्या होता है? न्यूमोनिया समजीवी। तो इसका यह क्या होता है? हिंदी होता है। तो इसमें हम लोग देख लिए क्या दोस्त कि ये सभी कोशिका में क्या होती है, ये सभी जीव में क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब हम लोग आगे क्यों चलते हैं? इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें? तो अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझ रहे हैं तो मोस्टली इसमें जो जीव पढ़ना है किसके बारे में? तो जीवाणु के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जितना भी इसका स्टडी करेंगे जीवाणु को मानकर ही लेकर चलेंगे कि अगर प्रोकैरियोटिक में समझ रहे हैं तो हम लोग किसके बारे में समझ रहे हैं? जीवाणु के बारे में समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ क्या कह रहा है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि जीवाणु में क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें जो क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है तरल मैट्रिक्स के रूप में होता है। इसमें कोशिका द्रव्य जो होता है किसके रूप में होता है? तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। किसमें दोस्त? तरल मैट्रिक्स के रूप में। यह क्या है दोस्त? मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है दोस्त? प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसमें जो ये क्या है? ये क्या है आपका? तो यह क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर जो क्या होगा? कोशिका द्रव्य होगा। किसके रूप में होगा दोस्त? तो तरल मैट्रिक्स के रूप में होगा। किसके रूप में? तरल मैट्रिक्स के रूप में होगा। किसके रूप में? तरल मैट्रिक्स के रूप में। कैसा? तरल। यह क्या है? सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके अंदर जो कोशिका होंगी किसके रूप में होगी? ना कोशिका द्रव्य होगा। किसके रूप में? तो मैट्रिक्स के रूप में भरा होगा। यही यहाँ पे लिखा गया है। इसमें सुस्पष्ट विभाजित केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें दोस्त? तो प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी कि जीवाणु में। प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड जितना भी टर्म्स पॉइंट बनते हैं यहाँ हम लोग इसको दर्शा दिए हैं। उसके बाद हम लोग एक एक को करके बारी बारी से समझते हुए चलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आएंगे? तो इसमें क्या आएगा? जीवाणु। एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएंगे? जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। तो क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होता है कि ये सभी में क्या पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है? इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं पाई जाती है। झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें एब्सेंट होती है। यानी कि क्या कहा जाए? इसमें गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें उपस्थित नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है? कोशिकांग नहीं पाया जाता है। और हम लोग इसके बॉडीज के बारे में जानेंगे। जो इसमें कितने बॉडीज होते हैं? 3 बॉडीज का चर्चा किया गया है। एक क्या होता है? तंतु होता है, एक क्या होता है? अंकुश, और तीसरा क्या होता है? आधारीय शरीर। तो ये तीनों के बारे में इसमें, इसके जीवाणु के बारे में इसमें बताया गया है। किसके बारे में? तो जीवाणु के शरीर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, तंतु, अंकुश, आधारीय। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें प्लाज्मिक डीएनए पाया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्त? प्लाज्मिक डीएनए में कि एकल गुणसूत्र इसमें पाया जाता है। यह क्या है? मान लीजिए इसमें क्या है? केंद्रक। क्या है दोस्त? इसमें क्या है? जीवद्रव्य है। जीवद्रव्य में क्या है? यह जीवद्रव्य में क्या है? एकल गुणसूत्र पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? एकल गुणसूत्र के रूप में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है एकल गुणसूत्र के रूप में। कैसा? तो एकल गुणसूत्र के रूप में, एकल गुणसूत्र के रूप में। और कैसा? तो नग्न पाया जाता है। कैसा दोस्त? नग्न पाया जाता है। इसके अलावे इसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे वृत्त टाइप के क्या होता है? वृत्त टाइप के छोटे छोटे और डीएनए पाए जाते हैं। तो और डीएनए पाए जाते हैं। इन्हीं डीएनए को क्या कहते हैं? छोटे छोटे वृत्तों के डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। क्या दोस्त? प्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। छोटे छोटे, इसके अलावा इसमें क्या बहुत सारे छोटे छोटे वृत्तों के रूप में डीएनए मौजूद होते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मिक डीएनए हम लोग बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे अच्छे से। उसके बाद क्या है दोस्त? उसके बाद 70S राइबोसोम पाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जानते भी हैं कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। तो इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है, किस तरह का राइबोसोम पाया जाता है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो इसको बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके बाद क्या है? कोशिका आवरण, कोशिका आवरण और रूपांतरण।
यानी कि जीवाणु की कोशिका आवरण उसकी क्या क्या होती है, या कि इसमें कितने लेयर में यह विभाजित होती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको से स्टार्ट करते हैं, कोशिका आवरण एवं रूपांतरण से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा गया है, कोशिका आवरण एवं रूपांतरण। तो चलिए पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करें। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक फिर से मैं बता दूं कि अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक लेकर चल रहे हैं तो इसमें जीव मोस्टली किसको लेकर चलेंगे, जीवाणु के बारे में समझेंगे। किसके बारे में, तो जीवाणु के बारे में। प्रोकैरियोटिक यानी कि विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में जटिल रासायनिक कोशिका आवरण पाया जाता है। मतलब क्या, प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं तो किसका, जीवाणु कोशिकाओं में जटिल रासायनिक क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। यह कैसी संरचना होती है, यानी कि जीवाणु का जो जटिल आवरण होता है कि कितने संरचना में बटी होती है, तो 3 संरचनाओं में बटी होती है। 3 स्तरीय संरचना इसमें पाया जाता है। पहले संरचना को क्या कहते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, भित्ति। और तीसरे को क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। जैसा कि देख सकते हैं क्या हम लोग क्या लिए हैं, तो कोशिका के संरचना को हम लोग छापे हैं। किसका, कोशिका, तो जीवाणु कोशिका के संरचना को हम लोग देख रहे हैं। किसको, तो जीवाणु के बारे में, जीवाणु के बारे में। तो यह इसका बाहरी परत है, जीवाणु के आवरण का यह क्या है, बाहरी परत। बाहरी परत को हम लोग क्या बोले हैं, ग्लाइकोकेलिक्स। और मध्य परत को क्या है, भित्ति। और थर्ड परत यानी कि सबसे आंतरिक परत को क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। क्या है सबसे आंतरिक परत, प्लाज्मा झिल्ली है। यहाँ से हम लोग क्या समझेंगे कि जो ग्लाइकोकेलिक्स होता है दोस्त, 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, तो यह एक तरह का ठोस के रूप में ही पाया जाता है, और चिपचिपा और ढीली अक्षत के रूप में पाया जाता है। तो इसका जो होता है ढीली, जो पाया जाता है, ढीली पाया जाता है, वह कैसा ढीली पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं। और जो कठोर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। यानी कि सभी जीवाणु कोशिकाओं में ग्लाइकोकेलिक्स अलग अलग तरह के, भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। कुछ कोशिकाओं में, कुछ जीवाणु कोशिकाओं में यह ग्लाइकोकेलिक्स ढीली पाई जाती है, और कुछ जीवाणु कोशिकाओं में यह जो ग्लाइकोकेलिक्स होती है कठोर के रूप में होती है। तो जिसमें कठोर के रूप में होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सूल। और जिसमें ढीली पाई जाती है, जिस जीवाणु कोशिकाओं में ग्लाइकोकेलिक्स ढीली पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर। तो यहाँ से यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसको क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। तो हम लोग कहाँ तक, हम लोग किसके बारे में समझ लिए हैं, कोशिका आवरण एवं रूपांतरण के बारे में समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे 70S राइबोसोम के बारे में, कि इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, तो इसका आकार कैसा होता है, आकार कितना होता है, इस पर क्या पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे 70S राइबोसोम के बारे में। तो चलिए हम लोग अब इसके बारे में समझते हैं। अब राइबोसोम के बारे में हम लोग समझेंगे। तो राइबोसोम, इसमें कितना, प्रोकैरियोटिक सेल में कितना एस पाया जाता है, 70S इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S का विभाजन किस में होता है दोस्त, तो 50S में, 50S में, और 30S में क्या होता है, इसका विभाजन होता है। 30S में क्या होता है, इसका विभाजन होता है। एस आपका क्या होता है, एस क्या होता है, स्वेट वर्गस। एस का अर्थ क्या होता है, स्वेट वर्गस। यह क्या बताता है, तो इसके घनत्व को बताता है, राइबोसोम के घनत्व को बताता है। इस पर क्या संश्लेषित होते हैं, तो राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसको, तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसका आकार कितना होता है दोस्त, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का आकार कितना होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आकार। किसमें, तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का आकार कितना होता है, तो 15 से 20 नैनोमीटर क्या होता है, इसका आकार होता है। 15 से 20 नैनोमीटर, 15 से 20 नैनोमीटर क्या होता है, इसका आकार होता है। क्या होता है, इसका आकार होता है। और यह जीवाणु कोशिका में किससे मिले होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, तो जीवद्रव्य से क्या होता है, जीवद्रव्य झिल्ली से मिले होते हैं, कोशिका झिल्ली से मिले होते हैं। क्या होता है, किससे जुड़ा होता है, या किसमें, कोशिका, जीवाणु में, कोशिका में, किसमें दोस्त, तो कोशिका में जीवद्रव्य झिल्ली से
जुड़ा होता है। किससे दोस्त? तो जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़ा होता है। किसमें? सेल में। किस सेल में? तो जीवाणु के सेल में। या किससे जुड़ा होता है? जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़ा होता है। कौन? तो राइबोसोम। तो राइबोसोम कितना कितना में टूटता है? 50s में, 30s में। कौन सा? तो 70s राइबोसोम। राइबोसोम पर किसका संश्लेषण होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसका आकार कितना होता है? प्रोकैरियोटिक में 15 से 20 नैनोमीटर। और यह किससे जुड़ा होता है दोस्त? तो यह जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़ा होता है जीवाणु कोशिका में। अब हम लोग चलिए समझते हैं जो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट था, प्लाज्मिड डीएनए। इसमें कोशिका जीवाणु में पाई जाती है, यानी कि जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, उसके बारे में समझेंगे। इसमें क्या होता है कि जीवाणुओं के मुख्य डीएनए के अतिरिक्त, क्या दोस्त? जीवाणुओं के मुख्य डीएनए के अतिरिक्त छोटे छोटे बहुत से वृत्ताकार क्या होते हैं? डीएनए भी पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। यानी कि इनमें बहुत सारे विशेष, यानी कि विशेष प्रकार के डीएनए के अतिरिक्त इसमें छोटे छोटे बहुत सारे वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं। तो इन्हीं वृत्ताकार डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तो प्लाज्मिड कहते हैं। देख सकते हैं कि यह जो है तो स्पष्ट क्या है? स्पष्ट डीएनए है। क्या दोस्त? स्पष्ट डीएनए है। एकल गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। इसमें जीवाणु कोशिका में जो गुणसूत्र पाया जाता है, कैसा गुणसूत्र पाया जाता है? एकल गुणसूत्र में पाया जाता है। और कैसा होता है? नग्न अवस्था में होते हैं। किसमें दोस्त? तो नग्न अवस्था में होते हैं। इसके अलावा इनमें छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं? वृत्त के रूप में डीएनए दिखाई देते हैं, डीएनए होते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए क्या होते हैं? प्रतिजैविक के प्रतिरोधी होते हैं। किसके? तो प्रतिजैविक के। इसमें क्या होता है दोस्त? जीवाणु कोशिका में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? केंद्रक अब्सेंट होता है। केंद्रक अब्सेंट होता है, यानी कि इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाया जाता है। और केंद्रिका भी इसमें क्या होती है? अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग चलिए समझते हैं आगे। जो हम लोग समझे क्या दोस्त? गमनांग, यानी कि इसमें जो फ्लैजेला होता है, जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट था, जो बॉडी हम लोग काय लिखे थे, उसमें हम लोग को रचना के बारे में, यानी कि फ्लैजेला के बारे में समझना था। तो कशाभिका को समझ सकते हैं कि कशाभिका की रचना यहाँ क्या लिख सकते हैं? कशाभिका। कशाभिका। तो कशाभिका की रचना 3 भागों में किया गया है। धारिये शरीर, अंकुश, तंतु। तंतु इसमें क्या होता है? सबसे लंबी होती है। क्या होती है? तंतु इसमें सबसे लंबी होती है। क्या? तंतु इसमें क्या होता है? सबसे लंबी होता है। तो हम लोग समझ लिए किसके बारे में? कशाभिका के बारे में। जीवाणु में जो कशाभिका पाई जाती है उसमें इसकी रचना 3 भागों में होता है। पहला क्या होता है? तंतु। दूसरा क्या होता है? अंकुश। और तीसरा होता है आधार्य। तंतु इसमें क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। अब हम लोग चलिए आगे की ओर चलेंगे। किसके बारे में समझेंगे? प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जीवद्रव्य झिल्ली कैसा होता है दोस्त? अर्धपरागाम्य होता है। कैसा होता है? अर्धपरागाम्य होता है। अर्धपरागाम्य किसे कहते हैं? जिससे हम लोग उसके आर पार वस्तुओं को जा सके। क्या हो सके? तो जा सके होता है। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल। यह कोशिका को बाहरी वातावरण से संपर्क बनाए रखने में मदद करता है। यह क्या करता है? कोशिका को बाहरी वातावरण से कनेक्ट करने में, संपर्क बनाने में मदद करता है। कौन? तो जीवद्रव्य झिल्ली। कौन? तो जीवद्रव्य झिल्ली। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि बाहरी वातावरण से संपर्क बनाने में आपका मदद कौन सा करता है? कौन सा अंग करता है? तो कौन करता है? तो जीवद्रव्य झिल्ली। किसमें? तो जीवाणु कोशिका में। जीवाणु प्लाज्मा झिल्ली जो होता है दो तरह से इसमें विभाजित होता है। कितने तरीका से विभाजित होता है? 2 तरीका से विभाजित होता है। किसमें? तो जीवाणु कोशिका में, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो इसमें कितने होता है? एक होता है मेसोजोम में, दूसरा होता है वर्नाकी लवक में। मेसोजोम जो होता है जो जीवद्रव्य झिल्ली के फैलाव से बनता है। किसका फैलाव से? जीवद्रव्य झिल्ली के फैलाव से क्या बनता है? मेसोजोम बनता है। या क्या वर्नाकी लवक कैसे बनता है? तो यह भी कोशिका द्रव्य में झिल्लीदार विस्तार होता है। इसमें कैसा होता है? झिल्लीदार विस्तार। किसमें झिल्लीदार विस्तार होता है? तो नील हरित जीवाणु में, नील हरित शैवाल में, जिसमें वर्णक पाए जाते हैं, उसमें विस्तार होता है। तो क्या होता है? वर्नाकी लवक बनता है।
और जीवद्रव झिल्ली के फैलाव में जब विस्तार होता है तो मेसोसोम बनता है। मेसोसोम क्या करता है, कोशिका में भित्ति का निर्माण करता है। भित्ति का क्या काम करता है दोस्त, तो यह क्या करता है, सेल्स को प्रोटेक्शन का कार्य करता है, सेल्स को फटने से बचाता है। कौन, तो भित्ति। यह क्या करता है, श्वसन में सहायता करता है। मेसोसोम क्या करता है, जीवाणु कोशिका में श्वसन में हेल्प करता है। जीवद्रव झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्रफल को एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कौन, तो जो किसमें, तो जो प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है मेसोसोम, वह क्या करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, श्वसन में सहायता करता है। वह जीवद्रव झिल्ली के विस्तार को यानी कि एरिया को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। और यह क्या करता है, कोशिका द्रव में झिल्लीदार विस्तार होता है, क्या होता है उसमें, क्या उनसे आते हैं, तो वर्नाकी लवक में क्या होते हैं, इसमें पिगमेंट वर्णक पाए जाते हैं। किसमें, वर्नाकी लवक में पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे में आपका क्या हो जाएगा, नील हरित शैवाल, क्या हो जाएगा, नील हरित शैवाल जीवाणु। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग समझ लिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि यह आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंटिन्यू बेसिस पे देखें, कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे देखिएगा तो आपको समझ में भी आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की ओर ले जाएं।